तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आज की कहानी है इंसान के विश्वास की, इंसान के धैर्य की, उसके जुनून की और उसके हिम्मत की। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने अपनी पंक्तियों में सही लिखा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आज की ये छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है कैरोली टाकस की, जिनका जन्म 1910 में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। एक छोटे से किसान परिवार में जन्मे कैरोली बचपन से ही बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी थे और जुनून के पक्के थे। इनका जुनून जो पहला था वो था कि हंगरी की सेना में भर्ती होना। ये सेना में बतौर सर्जन भर्ती हुए और 1928 तक आते आते इनको ख्याति मिली। ये बहुत ही अच्छे पिस्टल शूटर के रूप में उभर करके देश के सामने आए। एक के बाद एक सारी प्रतिस्पर्धाएं ये जीतते जा रहे थे और 1928 से लगातार 1938 तक इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और 1938 आते आते आलम ये था कि देश के अंदर जितनी भी डोमेस्टिक कंपटीशन थे उन सब में इन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया। अब देशवासियों को केवल एक उम्मीद थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप से और ओलंपिक से। और उस टाइम तक दौर ये था कि सब लोग जान चुके थे कि अगर कोई चैंपियन बनेगा तो वो कैरोली बनेंगे, क्योंकि कैरोली का निशाना अचूक होता था। लेकिन कहा जाता है कि विधि भी अपने साथ साथ अपना लेखा जोखा ले करके चलती है। तो कैरोली के साथ भी एक अनहोनी घटना घटी। हुआ ये कि 1938 के लास्ट में एक ऑपरेशन चल रहा था, सेना का अभ्यास शिविर चल रहा था और उसमें एक बम इनके हाथ में फटा और जिसके वजह से इनको अपना दाहिना हाथ पूरी तरह से इनके शरीर से उखड़ करके अलग हो गया। अब कैरोली का सपना तो टूटा ही, साथ साथ जब खबर देशवासियों ने पढ़ी तो सभी को बहुत गहरा आघात लगा, क्योंकि कैरोली से बहुत सारी तमाम उम्मीदें देशवासियों को थी और ये था कि हंगरी का नाम शूटिंग में बहुत जल्द एक हंगरी के नाम ओलंपिक गोल्ड मेडल आने वाला है। लेकिन सब जब हिम्मत हार चुके थे तो एक इंसान हिम्मत नहीं हारा था और वो इंसान था खुद कैरोली। कुछ महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद ये वापस आए, बिना किसी को बताए घर पे प्रैक्टिस जारी रखी। और वक्त ये था कि 1939 का वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब तमाम खिलाड़ी हिस्सा लेने गए तो उन सारे खिलाड़ियों को वहाँ पे कैरोली भी प्रैक्टिस करते दिखे। और कैरोली केवल अपने बाएं हाथ से, मतलब कैरोली के पास अपना सिंगल हैंड था और बाकी सब लोग जितने लोग आए थे उनके पास अपने दोनों हाथ थे। वो ये अपने सिंगल हैंड लेफ्ट हैंड को तैयार करते रहे। लेफ्ट हैंड से ये प्रैक्टिस करते जब लोगों को नज़र आए तो उस चैंपियनशिप में लोगों ने कैरोली को जब देखा तो उनको पहले तो बहुत अच्छा फील हुआ। लोग कैरोली के पास आए जितने भी खिलाड़ी थे और वे सभी कैरोली के पास आकर के एक साथ सभी ने धन्यवाद किया और कहा कि देखिए, हम जानते हैं आपकी, हम बहुत कद्र करते हैं, हमारे आप आइडल हैं और ये है कि हम सभी जान चुके हैं कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं और इससे सच में हमको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। आपको हम हमेशा अपने दिलों में संजोए रखते हैं। कैरोली एक बात बोलते हैं, कैरोली बहुत गंभीरता से जवाब देते हैं कि बॉस, मैं किसी का मनोबल बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं लड़ने आया हूँ, मैं सबको टक्कर देने आया हूँ और मैं आप सभी को कम्पीट करने आया हूँ। प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और सारी दुनिया जानती है कि 1939 की वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप कैरोली ने जीती फाइनल में। उसके बाद 1940 पे सबकी निगाहें थी। 1940 में ओलंपिक होने वाला था, लेकिन उसी दौरान विश्व युद्ध छिड़ा और 1940 का ओलंपिक रद्द कर दिया गया। तो अब जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो प्रैक्टिस अपना रोक चुके। फिर अगेन एक आदमी अपनी प्रैक्टिस नहीं रोका और वो थे कैरोली। वो लगातार अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे। उम्मीद भी किसी के सामने वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। उम्मीद भी किसी को न थी कि 1944 का जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा उसमें कैरोली कहीं से नजर आएंगे, क्योंकि 1938 तक आते आते इनकी एज 28 हो चुकी थी और 1944 का ओलंपिक तो खैर इनकी एज से परे की बात थी। हुआ ये कि 1944 विश्व युद्ध जारी रहा। 1944 का ओलंपिक भी कैंसिल कर दिया गया। अब सबकी निगाहें थी 1948 के ओलंपिक पे। सारे लोग फिर वही, अब कैरोली का तो लोग नाम भी भूल चुके थे। 1948 के ओलंपिक में जब अचानक से लोगों ने कैरोली को देखा तो फिर एक बार सनसनी फैली पूरे हंगरी में। और 1948 का ओलंपिक गवाह है, इतिहास इसका साक्ष्य है कि 1948 के ओलंपिक में एक इंसान के हौसले की जीत होती है और कैरोली गोल्ड मेडल उसमें हासिल करते हैं। इसके बाद लोग तमाम तरह की बधाइयाँ, तमाम तरह के न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ बटोरते हैं कैरोली और
फिर भी शांत रहते हैं, ना कोई उतना खुशी ना कोई कुछ, फिर भी ये शांत रहते हैं। उसके बाद एक दौर आया जब 1952 का ओलंपिक आने वाला था। 1952 के ओलंपिक में अगेन एक सनसनी के रूप में कैरोली को लोग अपने सामने देख पाते हैं, और जब कैरोली को लोग देखते हैं तो इस बार फिर से अगेन एक इंसान जिसका हौसला अब तक नहीं टूटा है। अगर हम सोचें इस बात पे तो 1938 में जो इंसान 28 का था, 1948 आते आते वो 38 का हो गया, और 38 के बाद 1952 आते आते वो 42 का हो गया। ये ऐसी उम्र का पड़ाव है जहाँ पे कोई भी एथलेटिक्स खेलों में हिस्सा नहीं लेता है, वो संन्यास लेने की सोचता है, और कैरोली पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। अगेन फिर से हुआ वही 1952 ओलंपिक, कैरोली ने गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर से अपने देश का नाम आगे बढ़ाया। आज भी कैरोली का नाम इतिहास में दर्ज है, कैरोली के नाम हॉल ऑफ फेम वहाँ पे बना हुआ है। कैरोली आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। 1976 में इस महान विभूति ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन कैरोली कईयों के प्रेरणा स्रोत बने, कईयों को सबक दे के गए। तो कैरोली की ये ज़िंदगी, ये छोटा सा जीवन हमें बताता है कि इंसान अगर हौसला ना हारे तो वो हर तरह के तकलीफ़ों से पार पा सकता है और हर चुनौतियों को जीत सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू और आप सबका बहुत बहुत आभार।